सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उपविषय पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। प्रश्नोत्तर हल। व्याख्यान 1 पढ़ा। प्रेमचंद एक चित्र में। लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए थे, उनके सिर पर टोपी थी, गालों पर हड्डियां उभरी हुई थी, कैनवस के जूते थे, जूते में से पतरियां निकल आई थी, बेतरतीब बंधे हुए तश्मे थे और बाएं जूते में एक छेद हो गया था जिसमें से उनकी उंगली बाहर निकल आई थी। लेखक की चिंता क्या थी? लेखक प्रेमचंद के जूतों को देख करके चिंता में पड़ गया था कि अगर फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो वास्तविक जीवन में उनका क्या हाल होगा। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं, प्रेमचंद की पोशाक अलग अलग नहीं हो सकती है। लेखक ने सोचने लगा कि जो लेखक है वो उनके प्रेमचंद जो है वो उनके साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं है, उनके चेहरे पर बेपरवाही है। बाद में उन्होंने फोटो में उनकी व्यंग्य भरी हंसी को देखा। हैरानी की बात है कि फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हंसी है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लगा कि शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रो पड़ना चाहता है, लेकिन उसकी जो प्रेमचंद की जो आंखों का दर्द है वो उसे रोक देता है। वो चाहता है कि नहीं, प्रेमचंद के दुख जो है वो दुनिया के सामने हैं और उन्हें रहने देना चाहिए। लेखक के घिसे जूतों के बारे में पढ़ते हैं। लेखक कहता है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली जमीन से घिसता है यानी घिसती है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाती है। यानी कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं। अगर हम बात करें प्रेमचंद के जूते की, तो प्रेमचंद का जूता जो था, अगर वो आगे से फटा हुआ था, उसमें से अंगुली दिख रही थी, तो लेखक के भी जो जूते थे वो घिसे हुए थे। ऊपर से दिखने में अच्छे थे, लेकिन जो अंगुली थी वो जमीन से घिसती थी और पैनी मिट्टी पर अगर रगड़ खा लेती थी तो लहूलुहान भी हो जाता था पैर। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि देखो, प्रेमचंद की जो व्यंग्य भरी मुस्कान है, उस मुस्कान का बेशक लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लेखक पर बहुत था। उसने लेखक के जूते पर भी व्यंग्य कसा है और क्या कह रहे हैं अपने जूते के बारे में कि मेरे जूते का पूरा तला गिर जाएगा, मेरा पूरा पंजा छिल जाएगा, मेरी जो उंगली है ना वो लोगों के सामने नहीं आएगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। बेशक तुम्हारी उंगली दिख रही है, लेकिन तुम्हारा पांव नीचे से सुरक्षित है। अर्थात तुम्हारा जो चरित्र है वो दुनिया के सामने जैसा है वैसा ही है। अर्थात तुम्हारा जो चरित्र है वो अच्छा है, तुम्हारे चरित्र में कोई दोष नहीं है। तुम्हें किसी के सामने अपने असली व्यक्तित्व को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व दुनिया के सामने असली ही है, जबकि मेरा जो व्यक्तित्व है वो दोहरा व्यक्तित्व है। मैं अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और लेकिन मेरा जो चरित्र है वो अपने अंदर ही अंदर गिरता जा रहा। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ना खिंचाऊं, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कहते हैं कि तुम पर्दे को नहीं जानते। लोग क्या करते हैं? अपनी कमियां छिपा करके दुनिया के सामने केवल अपनी अच्छाइयों को प्रस्तुत करते हैं, और तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे पास, तुम गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो तुमने दुनिया के सामने उसको दिखाया, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, तुमने अपनी गरीबी का मजाक दुनिया को उड़ाने दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फटा हुआ जूता तो मैं पहन ही नहीं सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ना खिंचाऊं, इस तरह दुनिया के सामने मैं अपनी गरीबी को तो मैं कभी नहीं दिखा सकता, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे।
चाहे कोई मेरी फोटो के बिना मेरे जीवन के व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बता दे, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में तो फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचवा सकता जो मेरे व्यक्तित्व का लोग मजाक उड़ाएं। ऐसे व्यक्तित्व के साथ मैं दुनिया के सामने पेश नहीं आना चाहता, चाहे मुझे उसके लिए कितने ही कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन मैं अपना दुख, मैं अपनी कमियां लोगों को नहीं बता सकता। प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य क्या था? प्रेमचंद की जो बात आई थी कि प्रेमचंद के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन वो एक व्यंग्य मुस्कान थी। वो किस पर हंस रहे थे? तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? अब बात आती है कि होरी का गोदान में क्या व्यंग्य है। होरी के गोदान, देखो, होरी का जो गोदान है वो एक गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। होरी वह जीवन भर एक गाय को पालने की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, परंतु मरने के बाद जो धूर्त पंडित होते हैं वो उसकी पत्नी से गोदान मांगते हैं। लेखक कहता है कि इन शोषकों पंडितों पर व्यंग्य किया गया है कि क्या तुमने सचमुच उस गरीब धनिया यानी होरी की जो पत्नी थी उससे गोदान ले लिया? ये कितना धूर्ततापूर्ण कार्य है। मैं धर्म के नाम पर तुम्हारे शोषण को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या होरी का गोदान हो गया? अर्थात गोदान में जो होरी का चरित्र था कि वो जो व्यक्ति था वो अपनी जिंदगी में गाय चाहता था, गाय पालने की इच्छा रखता था, लेकिन जब वो पूरी नहीं हो पाई तो उसके मरने के बाद पंडितों ने उसका फायदा उठाया। तो इस व्यंग्य कसा है प्रेमचंद ने। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से लेखक यही कहता है कि मनुष्य को है ना अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष किए बिना मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का यही कारण प्रतीत होता है कि सरेआम संसार में अन्याय हो रहा है, भीषण शोषण हो रहा है और लेखक जो है उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, फिर भी कुछ अंतर नहीं पड़ रहा। लेखक की सरासर हार है, परंतु वह हारने के बावजूद भी दुर्दशा को, स्थितियों को चुनौती देता आ रहा है और व्यंग्य मुस्कान यही चुनौती देने का कार्य करेगी। तुम जितना मर्जी मुझे नीचा गिराने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। वे इतने जिंदा दिल थे कि किसी पर भी व्यंग्य से मुस्कुरा सकते थे और लेखक को प्रेमचंद की जो व्यंग्य भरी मुस्कान थी ना उसके हौसले पस्त करने का कार्य करती थी। वो कहते थे कि तुम मेरे हौसले पस्त कर देती है तुम्हारी ये मुस्कान, अर्थात मैं हार जाता हूं तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान को देख करके। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। देखो, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? देखिए, यहाँ पर ऐसी बात की गई है कि सुजान भगत का लड़का इसलिए मर गया क्योंकि डॉक्टर अपने अहंकार के कारण क्लब छोड़कर नहीं आए, वे किसी गरीब का साथ नहीं देना चाहते थे। दूसरी बात आई कि नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, यह वह मुस्कान मालूम होती है। देखो, माधो कौन है? माधो प्रेमचंद की कहानी कफन का एक मुख्य पात्र है। वह जीवन भर का भूखा है, भूख के कारण उसकी इंसानियत मर चुकी है, इसलिए वह अपनी बीवी के कफन के लिए गांव से मांगे पैसों की भी शराब पी जाता है। मुंशी प्रेमचंद उसकी इस दुष्टता पर व्यंग्य से मुस्कुराते हैं, परंतु इससे भी अधिक वे शोषक समाज पर व्यंग्य करते हैं कि जिसने माधो जैसे भूखे और गरीब लोग पैदा किए हैं। प्रेमचंद जो थे वो जनता के लेखक थे, वे आम जनता के दुख दर्द के बारे में जानते थे, इसीलिए उनके बारे में ही वो लिखे। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। क्यों बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दर मील का चक्कर लगाकर लौटते रहे? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता देख करके
परेशान तो हुआ था, लेकिन अब फिर से मैं तुम्हारा जूता देखना चाहता हूँ कि आखिर ये तुम्हारा जूता फटा कैसे। तुम मेरी जनता के लेखक हो, क्योंकि तुम जनता के दुख को नहीं देख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा जूता बनिए के तगादे से बचने के लिए, यानी कि बनिया जब तुम्हारे घर पर उधार मांगने के लिए आता होगा तो तुम इधर उधर के चक्कर लगाते रहते होगे कि कब बनिया घर से चला जाए, तब तुम घर पहुंचो और घर पहुंच करके उसके उधार से बच सको। इसीलिए शायद तुम मील 2 मील का चक्कर लगाते रहते होगे और लौट आते होगे। लेकिन चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, क्या कहा कि आवत जात पन्हैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। प्रेमचंद के बारे में क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि शायद मेरा ऐसा सोचना है कि 2 मील चक्कर लगाने से तुम्हारा जूता फट गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। और कुंभन दास का भी जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने ये कहा था कि आने जाने में ही मेरे जो जूते हैं वो घिस गए, और जो भगवान का नाम लेने के लिए मैं निकला था वो तो मेरा बेकार ही हो गया, मैं तो भगवान का नाम ही भूल गया। लेखक ने क्या कहा कि प्रेमचंद से अपने जूते रास्ते की किसी मुश्किल या कह सकते हैं कठोर वस्तु पर मारते रहे होंगे, इसीलिए शायद उनका जूता फटा होगा। लेकिन ठोकर मारने से अभिप्राय होता है संघर्ष करना, चोट मारना। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करो परई सलाम। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिनके देखने मात्र से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोगों को तो दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो अपना जूता है ना वो ऐसे नहीं फाड़ा, तुमने किसी सख्त चट्टान पर ठोकरें मारी हैं। वे उस चट्टान से बचकर नहीं निकले, बल्कि उन्होंने भरसक उस चट्टान को हटाने का प्रयास किया। वे समाज की कुरीतियों से जूझे, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने उनसे बचने की बजाय उससे भरपूर संघर्ष किया। इस कारण शायद उनके जूते फट गए, अर्थात उनका जो जीवन था वो कष्टमय हो गया। अब जूते फटने का रहस्य क्या है? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, लेखक चाहते तो बुराइयों के विरोध से बच सकते थे, उन समस्याओं से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे समझौतावादी प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते थे। वे हमेशा गरीबी, महाजनी प्रथा आदि बुराइयों का विरोध करते थे। ठीक है, रास्ते में आने वाले टीलों से अभिप्राय होता है मार्ग में आने वाली बाधाएं। और ऐसा नहीं है कि तुमने केवल एक ही दिन में सारी बुराइयों को हटाने का प्रयास किया हो, जो काफी समय से दर पर दर जम गई थी, अर्थात ऐसी समाज की बुराइयां जो एक के बाद उन लोगों के जीवन में आती जा रही थी, उन्हें लगातार तुम हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी नीचे गिर गई। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, जो बुराइयों का एक ढेर था, जो टीला था, मिट्टी का एक पहाड़ था, उसे तुमने हटाने का प्रयास किया, और शायद उस पर तुमने अपना जूता आजमाया था, तो उसे ठोकर मारकर गिराने की कोशिश की होगी। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां थोड़े ही पहाड़ तोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, तुम कठिनाइयों से बचने की कोशिश कर सकते थे। तुम चाहते तो जरूरी नहीं था कि तुम हर बुराई का सामना करो।
टीलों से समझौता भी हो जाता है, जो रास्ते में आने वाली बाधाएं होती हैं हम उनसे समझौता भी कर सकते हैं। आपस में बैठकर बातचीत करके भी उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी नदियां थोड़े ही पहाड़ फोड़ती हैं, कुछ जो बड़े बड़े टीलों को देखती हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए था कि समाज की सभी बुराइयों को दूर करने का ठेका तुमने ही थोड़ी लिया था। तुम किसी एक आध बुराई को पार करते, लेकिन तुम तो सभी बुराइयों को दूर करने में लग गए, और यही कारण रहा कि तुम्हारा जो जीवन है वो इस प्रकार दयनीय हो गया। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म, उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब लेखक इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि मुंशी प्रेमचंद जो थे वो जीवन में समझौता नहीं कर पाए। वे हमेशा बुराइयों से लड़े। उनके जीवन में भी वही कमजोरी थी जो गोदान उपन्यास के नायक होरी के जीवन में थी। होरी को भी उसका नेम धर्म ले डूबा। उसने कितने भी कष्ट उठाए, लेकिन अपना नेम धर्म, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा। यही नैतिकता मानो होरी के लिए बंधन थी। उसे मानसिक रूप से ये बात स्वीकार कर चुका था कि वे चाहकर भी मर्यादा के बंधन को नहीं तोड़ सकता। परंतु प्रेमचंद चित्र में जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं उससे लगता है कि उनके नेम धर्म में बंधन नहीं था, मुक्ति थी। उनमें नेम धर्म को मजबूरी नहीं, संस्कारों के कारण नहीं, अपितु सोच समझकर, करणीय कर्तव्य समझकर अपनाया था। उन्होंने नेम धर्म अपनाकर मुक्ति का अनुभव किया, आनंद का अनुभव। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की ही नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। यानी कि लेखक जो थे प्रेमचंद, वो केवल अपने हाथ से दूसरों को रोकने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों को समझाने का प्रयास करते थे, और जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उससे वो घृणा करते थे, और उसे केवल हाथ की उंगली से ही हटाने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि उनका कार्य होता था कि उसे पैर से ठोकर मारे, ताकि वह कभी उनके जीवन में दोबारा अपनी दस्तक ना दे सके। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। ठीक है, तो लेखक जो क्या कहना चाहता है कि ये जो तुम मुझ पर हंस रहे हो, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? प्रेमचंद जी मुस्कुरा, देखो यहाँ पर लेखक नहीं है, यहाँ प्रेमचंद है। प्रेमचंद क्या कहते हैं? प्रेमचंद मुस्कुराकर कह रहे हैं कि मैंने तो मुसीबतों को ठोकरे मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। मेरी अंगुली जूता फाड़कर बाहर निकल आई, परंतु पांव बचा रहा, इसलिए मैं आगे चलता रहा। आश्चर्य है कि मैं कुरीतियों से जूझा, मैंने संकट सहे, मैंने गरीबी झेली, किंतु अपने आत्मबल को मैंने बचाए रखा, और इसी के बल पर मैं आगे भी साहित्य लेखन करता रहा। परंतु जो लोग दिखावटी जीवन जीने में अपना बल समझते हैं, उनका क्या होगा? वे आगे साहित्य कैसे करेंगे? और तुमने तो अपना जूता ही फाड़ लिया। उंगली छिपाने से मतलब है उंगली को ढांकने का प्रयास करना। प्रेमचंद को अपने युग के उन लेखकों के चलने की चिंता है जो दिखावटी जीवन जीने के कारण अंदर ही अंदर सिमटते जा रहे हैं, जो संकटों को स्वीकार करने में अपना आत्मबल, आत्म स्वाभिमान खोते जा रहे हैं। प्रेमचंद को लगता है कि संकटों का खुलकर सामना किए बिना कोई भी लेखन कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्या? तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकराकर बाजू से निकल रहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छुपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हैं।
अब प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं लेखक के माध्यम से कि तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो, बल्कि तुम उन सब पर, खुद पर भी हंस रहे हो जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, जो उंगली को छिपाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने तलुए को घिसाते चले जा रहे हैं, अपने चरित्र को नीचे गिराते चले जा रहे हैं और मुश्किलों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बजाय उनसे संघर्ष करने के। तुम कह रहे हो मैंने तो जूते मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? अब लेखक ने, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि प्रेमचंद लेखक को संबोधित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो चलो मान लिया कि सामाजिक बुराइयों का विरोध करते करते अपनी जिंदगी, अपने जीवन की स्थिति को इस तरीके का बना दिया, ठीक है, और मेरी अंगुली बाहर निकल आई और मेरी जो सामाजिक दशा थी, मेरी जो आर्थिक दशा थी, वो लोगों के सामने आ गई, लेकिन मेरा चरित्र बचा रहा और मैं आगे अपने लेखन कार्य में बढ़ता रहा। लेकिन तुम तो उंगली को ढांकने की चिंता में अपने तलुए का नाश कर रहे हो। तुम सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए अपने जीवन, अपने चरित्र, अपने स्वाभिमान, अपने जीवन के उद्देश्य से परे हट रहे हो। तुम आगे बढ़ोगे कैसे? तुम लिख कैसे पाओगे? मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। अब लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं मैं समझता हूं कि तुम मुझे इस फटे हुए जूते के माध्यम से क्या बात समझाना चाहते हो, तुम्हारी उस अंगुली का इशारा भी समझता हूं कि तुम उस उंगली के बाहर निकालने से क्या समझाना चाहते हो। मैं तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं कि तुम अपनी व्यंग्य मुस्कान के माध्यम से हम जैसे लेखकों को, जो जीवन के उद्देश्य से परे हटकर सिर्फ सामाजिक बुराइयों को एक लेखन का विषय समझकर ही लिख रहे हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़कर कैसे अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो पाएंगे, बस मैं यही समझता हूं। मैं तुम्हारी हर व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। ये कठिन शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। कठिन शब्दार्थ है हमारे। ठाठ, ठाठ का अर्थ है शान। हौसला पस्त करना का अर्थ है जोश समाप्त करना। तगादा, जल्दी देने के लिए जोर डालना। पनहैया का अर्थ होता है ज्योति। बिसर गयो का अर्थ होता है भूल गया। अगला शब्द है हरि नाम, यानी भगवान का नाम। नेम धर्म, यानी नियम पालन करने का अपना कर्तव्य मानना। जंजीर यानी बंधन। मुक्ति यानी आजादी। घृणित यानी घृणा के योग्य। बरकरार का अर्थ होता है बचाकर। यहां अब प्रश्न है हमारे सामने कि यहां कौन समझौता नहीं कर सका? प्रेमचंद समझौता नहीं कर सके थे। अगला प्रश्न है, होरी को कौन सी मजबूरी ले डूबी? कौन सी मजबूरी ले डूबी थी होरी को? होरी की क्या मजबूरी थी? होरी की मजबूरी थी कि वो नियम और धर्म का पक्का था। वह अपनी कभी नैतिकता को गिरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसकी उसी कमजोरी ने उसे डुबो दिया। अगला प्रश्न है, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, क्या आशय है? यानी कि नियम धर्म उसका भी पालन पोषण करना था, वह उसका भी पालन करता था, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं थी, वो केवल मर्यादा में रह करके काम करने की कोशिश कर रहा था। और ये नियम धर्म प्रेमचंद की सिर्फ कमजोरी नहीं थी, बल्कि वे उसे अपने आनंद का विषय मानते थे। लेखक को प्रेमचंद के पांव की उंगली किस ओर संकेत करती हुई सी प्रतीत होती है? देखिए, लेखक को प्रेमचंद के पांव की उंगली सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती है कि किस तरह वे अपने जीवन में आने वाली बुराइयों का खुलकर विरोध किया करते थे। वे किसी से डरते नहीं थे, वे सामाजिक बुराइयों से समझौता नहीं करते थे। उनका मानना था कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए, उनसे संघर्ष करना चाहिए, ना कि उससे बचकर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, होरी का गोदान होने में क्या व्यंग्य है? देखो, होरी का गोदान होने में क्या व्यंग्य है? वही व्यंग्य जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो होरी का
होरी की इच्छा थी कि वह गाय का पालन करे, लेकिन वो कर नहीं पाया था, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी से धूर्त पंडितों ने गाय का दान करने के लिए कहा कि उसकी इच्छा थी तुम करो। ठीक है, तो इस बहाने से वो उसका शोषण कर रहे थे। और जो लेखक प्रेमचंद थे, उन्होंने इस लेख के माध्यम से पंडितों की धूर्तता को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, माधो कौन है और उसके किस व्यवहार के कारण लेखक व्यंग्य भरी मुस्कान से मुस्कुराया। देखो, माधो जो था वो प्रेमचंद के कफन उपन्यास का एक पात्र है। वह जीवन भर का भूखा है, भूख के कारण उसकी जो इंसानियत थी वो मर गई थी, इसलिए उसने अपने पत्नी के कफन को बेच करके शराब पी ली थी। और जनता का लेखक कौन है? जनता का लेखक प्रेमचंद को कहा गया है, और इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर में हमेशा आम आदमी के बारे में लिखा है, उसके दुख दर्द के बारे में लिखा है, किसानों की गरीबी शोषण के बारे में लिखा है, इसलिए ही उन्हें जनता का लेखक कहा गया है। प्रश्न है, होरी और प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी? होरी और प्रेमचंद की वही कमजोरी थी, नेम धर्म की, नियम धर्म को मानने की कमजोरी। ठीक है, तो उसी कमजोरी के चलते वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। नेम धर्म, अगला प्रश्न है कि नेम धर्म लेखक के लिए बंधन न होकर मुक्ति कैसे है? देखो, प्रेमचंद के लिए सिर्फ नैतिकता के कारण वो अपने नियमों को नहीं निभाते थे, यानी कि उन्होंने कभी भी अपने संस्कारों को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। उन्होंने नियम धर्म का पालन करना मजबूरी के कारण नहीं किया, बल्कि वे मर्यादाओं को पालन करने में आनंद का अनुभव करते थे, इसीलिए उन्हें ये मुक्ति का सुख लगता था। बंधन नहीं लगते थे नियम धर्म, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका पालन करके वो आजादी का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंगुली छिपाने और तलवा घिसाने का गूढ़ आशय क्या है? देखो, क्या आशय है? अब अंगुली छिपाने का मतलब होता है अपनी कमियों को छिपाना, अपनी दुर्दशा को छिपाना, और तलवे घिसाने का मतलब है अंदर ही अंदर कमजोर होते जाना, अपनी शक्तियों को नष्ट करना। लेखक जो थे हमारे, वो अपने अंगुली को छिपाकर और तलवा घिसाते जा रहे थे, अर्थात अपनी दुर्दशा को दुनिया के सामने नहीं लाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी मानसिक स्थिति में क्षीण और कमजोर होते जा रहे थे। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को किन के चलने की चिंता है? प्रेमचंद को अपने युग के जो लेखक हैं उनके चलने की चिंता है, जो दिखावटी जीवन जीने के कारण अंदर ही अंदर सिमटते चले जा रहे हैं, जो संकटों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रेमचंद को लगता है कि संकट का सामना किए बिना कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आइए आपके अभ्यास प्रश्नोत्तर की, जो कल आपके रह गए थे आगे के प्रश्नोत्तर, उनको हम यहीं पर हल करेंगे, और आगे अभ्यास कार्य आपका जो कल क्वेश्चन यानी जो प्रश्नोत्तर दिए थे उसकी हल करेंगे। अगला प्रश्न था, देखिए मैंने आपको 2 भाग दिए थे, उस 2 भाग के अगला प्रश्न है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, यानी कि जिसे तुम घृणित समझते हो। अब उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो सकता है कि लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि प्रेमचंद जिसे भी समाज में घृणित समझते थे उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि पांव की अंगुली से इशारा करते थे, यानी कि वो हाथ से रोकने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि पैर से ठोकर मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, उसे हटाकर ही मानते थे, अर्थात उसे ठोकर मारते थे, अर्थात उसे जीवन से हटाने का प्रयास करते थे। जो चीज उन्हें गलत लगी उसका उन्होंने विरोध किया। आपके विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? देखो, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला है कि लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देख करके की। दूसरा, प्राय लोग अपने घर पहनने और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सबसे अलग है। उन्होंने बाद में सोचा था कि उन्हें लगता था कि प्रेमचंद के घर की और बाहर की जो पोशाक है वो एक जैसी होगी, लेकिन अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक ही है। इसका दूसरा कि लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे, उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात तो उन पर लागू ही नहीं, इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। आपने यह व्यंग्य पढ़ा है, ठीक है, और आपको इसे पढ़कर लेखक की कौन सी बातें
आकर्षित करती है। देखिए आपने ये व्यंग्य पढ़ा है और इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? उत्तर क्या है? मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है कि लेखक ने अपने मित्र प्रेमचंद को नहीं छोड़ा, ठीक है, उनकी विशेषताओं से हमें परिचित कराया। दूसरे, लेखक ने प्रेमचंद पर तो व्यंग्य किया है, पर उसने स्वयं को भी कभी भी व्यंग्य से अलग नहीं रखा। लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। उसने जीवन के दुख सुख को बहुत नजदीकी से देखा है। लेखक ने भी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है। उसने व्यंग्य के माध्यम से इन बुराइयों को भी अपना निशाना बनाया है। प्रश्न 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? देखो, टीला रास्ते में आने वाली वह रुकावट होती है जिसे लांघ कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ प्रेमचंद ने टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाली सामाजिक बुराइयों और सामाजिक कठिनाइयों के लिए किया। लेखक ने समाज की सामाजिक बुराइयों, सामाजिक ठेकेदार, जमींदार आदि समाज के शोषक लोगों के बीच जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह और अमीर गरीब की भावना फैलाते हैं, जो कि सामाजिक बुराइयों के रूप में हमारे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। देखो, समाज के ठेकेदार, जमींदार आदि समाज के शोषक लोगों के बीच जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, अमीर गरीब की भावना फैलाते हैं, जो समाज के ठेकेदार होते हैं, जो कि सामाजिक बुराइयों के रूप में हमारे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, आज समाज में लोगों की सोच और दृष्टिकोण में काफी बदलाव आ गया है। लोग पहली मुलाकात में व्यक्ति का स्वागत उसकी वेशभूषा को देखकर करते हैं। आज गुणों की कद्र नहीं है। गुणवान व्यक्ति अच्छे कपड़ों के अभाव में आदर के योग्य नहीं बन पाता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि केवल अच्छे कपड़े ही समाज में सम्मान दिला सकते हैं। लोग केवल अच्छी वेशभूषा के पीछे भागने लगे हैं। साधारण जीवन जीने वालों को कोई नहीं पूछता। यही कारण है कि आज विद्यार्थी भी पढ़ाई की बजाय आधुनिक कपड़ों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों को देखकर इन सबके पीछे भागने लगे हैं। पहला प्रश्न है, लेखक और प्रेमचंद के जूतों में क्या अंतर था? दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के जूते फटने का लेखक ने क्या कारण बताया है, या प्रेमचंद के जूते फटने के लेखक ने क्या कारण बताए हैं? ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा। अगला है बेटा हमारा, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो। देखो, मैंने कल आपको जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर समझिए। उत्तर है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, प्रेमचंद सादा जीवन जीते थे और वे दिखावे से काफी दूर थे। दूसरा है, प्रेमचंद के विचार बहुत ही ऊंचे थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। तीसरा है, वे स्वाभिमानी थे, उन्हें गरीबी में जीना मंजूर था। ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगे।
चौथा है, वे मुसीबतों से बचकर नहीं निकलते थे बल्कि उनका सामना करते थे। अगला जो प्रश्न का उत्तर है कि जूते का स्थान पांवों में अर्थात सबसे नीचे है, पर फिर भी यह ताकत का प्रतीक माना जाता है, जबकि टोपी का स्थान सिर पर है जो सम्मान का स्थान है। परंतु आज स्थिति विपरीत है। लोग आज अपने सामर्थ्य के बल पर लोगों को झुकाने के लिए विवश कर देते हैं। लोगों की आदत होती है कि वे अपनी कमियों को पर्दे के पीछे छिपा देते हैं। लोग अपनी कमियों को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते, परंतु प्रेमचंद ने कभी अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास नहीं किया। तो आप ये सब उत्तर देखिएगा और इसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर से इसकी जांच कीजिएगा कि वो सही है या नहीं। मिलेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।